प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हमारा क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में किया था। लास्ट पॉइंट था शक्तियों का पृथकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद आज हमारा पॉइंट है विधि व न्याय संबंधी विचार, व्यू अबाउट लॉ ऑफ जुडिशियल सिस्टम। इसमें अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने जो थे उनको समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, वो इसके प्रति वो पूरी तरह से क्या थे, जागरूक थे। न्याय की उपलब्धि में न्याय की उपलब्धि की बात करें तो न्याय की उपलब्धि में ही न्याय का औचित्य है, ऐसा उन्होंने कहा। अतः हम कह सकते हैं, अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरू में जो राय थे वो अंग्रेजी शासन प्रणाली के विरुद्ध थे। अंग्रेजी शासन प्रणाली को वो अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन जब उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी में नौकरी करी तो उस समय उन्होंने अंग्रेजी शासन प्रणाली का क्या किया, समर्थन किया कि अंग्रेजी शासन प्रणाली क्या है, एक अच्छी शासन प्रणाली है। अतः उन्होंने विधि और न्याय व्यवस्था संबंधी विचारों पर पुस्तिका थी एक, जिसका नाम था भारत की राजस्व एवं न्याय व्यवस्था की व्याख्या, जिसमें उन्होंने 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकार पत्र अधिनियम के निर्माण के बारे में अपने सुझाव प्रकट किए थे। वो क्या क्या सुझाव थे, अगर हम उन सुझावों की बात करें तो फर्स्ट वो बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि कानून निर्माण का जो कार्य है, जो कानून निर्माण बनाया जाए या कानूनों का जो निर्माण किया जाए वो ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाए। कानून कौन बनाएगा? ब्रिटिश संसद बनाएगी। सेकंड बात वो कहते हैं कि भारतीय गवर्नर जनरल को भारत के लिए कानून नहीं बनाने चाहिए। जो भारतीय गवर्नर जनरल होगा वो भारत के लिए कानून नहीं बनाएगा। इसके साथ साथ अगली बात वो कहते हैं कि विधि के दो स्रोत होंगे। कानून दो प्रकार का होना चाहिए, दो स्रोत होंगे। विधि के दो प्रमुख स्रोत हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वो बात करते हैं इसमें। फर्स्ट वो कहते हैं कि इसमें लोगों की इच्छा व संप्रभु का आदेश, इसको महत्व दिया जाएगा। लोगों की इच्छा व संप्रभु को जो है महत्व दिया जाएगा। सेकंड, राय जो होगी संप्रभु के आदेश को महत्व देगी। जो भी राय ली जाएगी वो किसको महत्व देगी? संप्रभु के आदेश को महत्व देगी। अतः हम कह सकते हैं इसके साथ साथ उन्होंने कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग, जिसमें हमने बात करी थी शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत। शक्ति पृथकीकरण में उन्होंने क्या कहा था कि कार्यपालिका क्या होनी चाहिए? न्यायपालिका से अलग होनी चाहिए। इसकी बात भी इन्होंने करी। इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय न्यायालयों की बात करी कि भारतीय न्यायालयों को यूरोपियन जो लोग थे उनके मुकदमे सुनने का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। उनके मुकदमे सुनने का क्या हो? अधिकार हो। अतः हम कह सकते हैं
कि उन्होंने इन सभी ये जितने भी ये न्यायिक निर्णय थे, विधि संबंधी जो नियम थे, कानूनों थे, उनको समाचार पत्रों में प्रकाशित किया। समाचार पत्रों में इन्होंने प्रकाशित किया। इन्होंने क्या कहा कि भारतीय नागरिक जो है वो जूरी व्यवस्था से परिचित है, यह पंचायत से कुछ अलग है। अतः इन्होंने अनेक ऐसे सुझाव दिए जिससे लोगों को क्या प्राप्त हो सके, न्याय प्राप्त हो सके। अतः हम कह सकते हैं कि उनके विधि और न्याय संबंधी जो विचार थे वो क्या थे, प्रमुख थे, उनके विधि और न्याय संबंधी विचार। उसके बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे जो है राज्य के कार्य क्षेत्र संबंधी विचार। अगला पॉइंट आता है हमारा राज्य के कार्य क्षेत्र संबंधी विचार। क्या था राज्य का कार्य क्षेत्र, क्या होना चाहिए राय के अकॉर्डिंग, या अदर विचारक उसके बारे में क्या सोचते हैं हम। अगर हम व्यक्तिवादियों की बात करें, जो व्यक्तिवादी थे वो राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। वो क्या कहता है कि राज्य एक बुराई है, राज्य का होना क्या है, जरूरी नहीं है। कहते कि यहाँ पर राज्य होगा वहाँ पर समाज का नैतिक व भौतिक विकास नहीं हो सकता। लेकिन इसके विपरीत राय क्या मानते हैं, राय क्या कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। जो व्यक्तिवादी कह रहे हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, तो इनका क्या कहना है कि राज्य जो है वो व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए जरूरी है। राज्य का विकास तभी हो व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है यदि राज्य होगा। अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। इनका क्या कहना था कि राज्य होगा तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार होंगे, शिक्षा को महत्व दिया जाएगा, शिक्षा का प्रसार होगा, शिक्षा को महत्व मिलेगा। और क्या है, इसमें उपयोगिता के आधार पर व्यक्ति और समाज के जीवन में राज्य क्या करेगा, हस्तक्षेप कम करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि इनका क्या कहना था, राज्य एक बुराई नहीं है, राज्य का होना क्या है, जरूरी है। राज्य अगर होगा तो समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां होंगी, समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां होंगी, उनको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अतः जो व्यक्तिवादी कहते हैं वो क्या है, उनका जो सिद्धांत है वो क्या है, निरर्थक है, वो सार्थक नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये राज्य के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के क्या थे, पक्षधर थे। उसके बाद हम बात करते हैं निरंकुशतावाद का विरोध। निरंकुशतावाद के विरोध में अगर हम बात करें, निरंकुश होता है जब सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथों में आ जाती हैं। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी मर्जी से करता है, वो अपने कानून बनाता है, अपने नियम बनाता है और जनता पर थोप देता है, और जनता उन नियमों की क्या करती है, पालना करती है। अगर जनता उन नियमों की पालना नहीं करती तो उन्हें क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। यहाँ पर हम अगर राजतंत्र की बात करें, राजतंत्रीय अधिनायक तंत्र की बात करें, जहाँ हम बात करें जो है अतिवादी शासन, इसका इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। कहते हैं कि यहाँ पर राजतंत्रीय सरकारें होती हैं, निरंकुशवादी सरकारें होती हैं, अधिनायक तंत्रीयवादी सरकारें होती हैं। वहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का हनन होता है। अतः वो किस चीज़ को बल देते हैं, वो बल देते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होनी चाहिए। लोकतंत्र शासन प्रणाली लोगों के द्वारा चुना हुआ शासन होगा,
तो जो है निरंकुशवाद को ये क्या करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। राय पर अगर बात करें कि वो लोकतंत्र के बारे में क्यों सोचते हैं, तो राय पर 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में जब वो क्रांति हुई थी, क्रांति का प्रभाव इन पर काफ़ी पड़ा था। वो क्रांति क्या थी, निरंकुश व स्वेच्छाचारी शक्तियों के कारण जनता को काफ़ी कष्ट सहने पड़े थे। लुई 16वां जो हुआ, लुई 16वें के विरुद्ध ये क्रांति हुई थी। लुई 16वें ने अपने ही नियम बनाए हुए थे, अपने ही कानून बनाए हुए थे। अतः इस क्रांति के विरुद्ध जो है अनेक स्वेच्छाचारी शक्तियों के कारण जो है जनता को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा था। इस क्रांति में लोगों ने किस चीज़ पर बल दिया, स्वतंत्रता, समानता, न्याय। इन्होंने स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भ्रातृभाव का जो है नारा दिया गया था इस क्रांति के जरिए। इसी तरह 1830 में भी फ्रांस में भी फिर दोबारा इस जो है फ्रांस में 1830 में फिर दोबारा क्या हुई, क्रांति हुई। वहाँ पर लोकतंत्र की फिर 1830 के बाद जो है 1830 के बाद लोकतंत्र की क्या की गई, स्थापना की गई। अतः हम कह सकते हैं कि यूनानियों व नेपाल वासियों द्वारा, नेपलस वासियों के द्वारा अनेक स्वेच्छाचारी शासकों के विरुद्ध अनेक क्रांतियाँ हुई। उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया और पुर्तगाल के निरंकुशवाद के स्थान पर संवैधानिक सरकार की क्या की गई, संवैधानिक सरकार की स्थापना का क्या किया गया, समर्थन किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि इन्होंने निरंकुशवाद का क्या किया है, निरंकुशवाद का क्या किया है, विरोध किया है। वो निरंकुशवाद को क्या मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है लोकतंत्रीय व संवैधानिक शासन के समर्थक। लोकतंत्र होता है लोगों का, लोगों के द्वारा चुना हुआ शासन। ऊपर वाले पॉइंट में हमने किया कि पहले राजतंत्रीय अधिनायकवाद था, उस समय फ्रांस में अनेक क्रांतियाँ हुई, अनेक आंदोलन चलाए गए। और उसके बाद वो किस चीज़ पर बल देते हैं, लोकतंत्र और संवैधानिक। इनका क्या कहना था कि यहाँ पर लोकतंत्र होता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या मिलता है, महत्व मिलता है। वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है, प्रमुख होती है वहाँ पर। अतः वो लोकतंत्र के साथ साथ संवैधानिक शासन को क्या देते हैं, महत्व देते हैं। यहाँ पर लोकतंत्र होगा, यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी, वहाँ पर सभी क्या होंगे, समान होंगे, सभी को समानता होगी, सभी को न्याय मिलेगा, सभी भ्रातृभाव को क्या देंगे, महत्व देंगे। सभी को जो है किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई जो है भेदभाव नहीं होगा, सभी क्या होंगे, समान होंगे। अगर हम वर्तमान की बात करें, जो राय जी ने विचार सुझाए, लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को महत्व दिया जाता है। सभी को जो है मत देने का, चुनाव लड़ने का क्या है, अधिकार है। तो उनके जो विचार हैं वो में आज सार्थक दिखाई देते हैं। उस समय क्या था, अगर उस समय क्या बात करें, हमने ब्रिटेन की बात करी, तो ब्रिटेन में क्या था, नागरिकों के एक सीमित वर्ग को ही मताधिकार था। ब्रिटेन के अंदर क्या था, एक सीमित वर्ग था जिसको क्या था, मताधिकार का अधिकार क्या था, प्राप्त था। अतः इस संबंध में उन्होंने क्या कहा कि समस्त नागरिकों को शासन व्यवस्था के साथ संबंधित नहीं किया जा सकता, वह संवैधानिक व्यवस्था को स्रोत मानते हैं। यहाँ पर शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत हो, यानी कि ये शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत को क्या देते हैं, महत्व देते हैं। अतः हम कहते हैं कि अपने विचारों में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और संवैधानिक शासन के क्या रहे हैं, वो समर्थक रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उपयोगितावादी विचारधारा में आस्था, बिलीफ इन यूटिलाइजेशन ऑफ अप्रोचेज। इसमें हम बात करेंगे जर्मी बेंथम। मैंने पीछे भी बताया था कि जो जर्मी बेंथम थे वो उपयोगितावादी विचारधारा को क्या देते हैं, महत्व देते हैं। वो उपयोगितावादी विचारधारा को क्या मानते हैं, प्रमुख मानते हैं। उपयोगितावादी विचारधारा क्या थी, मानव स्वभाव से ही सुख की प्राप्ति तथा दुख का त्याग चाहता है। अगर हम मानव की बात करें तो मानव हमेशा क्या चाहता है, सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता।
वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिससे उसे क्या मिले, सुख मिले, दुख ना मिले। अतः इस उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव किस पर पड़ा था, इन पर पड़ा था। इनका क्या कहना था, समाज के अंदर अनेक बुराइयां हैं, समाज जो है रीति रिवाजों में फंसा हुआ है, रूढ़िवादी कुरीतियाँ, रूढ़िवादी विचार है। उस समय क्या था, मैंने सामाजिक विचारों में बताया था, तेज प्रथा प्रमुख थी, सती प्रथा थी उस समय, बाल विवाह होते थे, विधवा विवाह नहीं होते थे, स्त्रियों की जो है पति की संपत्ति में बराबर की भागीदारी नहीं थी। तो इन्होंने इन रीति रिवाजों के विरुद्ध क्या उठाई, आवाज़ उठाई। उपयोगितावाद से प्रभावित होकर इन्होंने इन कुरीतियों के विरुद्ध क्या उठाई, आवाज़ उठाई। वह मानवता के लिए काम करना चाहते थे। मानवता मीन्स कि जनता, समाज के लिए, मानवता के लिए वो काम करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मानवता एक ऐसा परिवार है यहाँ पर जिससे विभिन्न राष्ट्र और जातियाँ जो हैं उसकी क्या हैं, सदस्य हैं। अतः वो मानवतावाद को महत्व देना चाहते हैं, वो समानता, सामाजिक न्याय को महत्व देना चाहते हैं। उनका मानवतावाद से अर्थ क्या है, मानवतावाद के बारे में वो क्या कहते हैं, मानवतावाद का अर्थ कि जो मानव है वो उपखंडों में फंसा हुआ है, कर्मकांडों में फंसा हुआ है। अतः उनको सभी जितने भी पुनर्जन्म जो होते हैं, जो जन्म होता है, जन्म के आधार पर जो हमें जो है समाज मिलता है, या जन्म के आधार पर जो हमें परिवार मिलता है, तो इस बंधनों से दूर रहकर मानव की आत्मा को आज़ादी का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। मानव को आज़ादी अनुभव करनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने बेंथम की उपयोगितावादी नीति को क्या दिया है, महत्व दिया है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचार। क्या था अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी उनका विचार। अंतर्राष्ट्रवाद जो है, अंतर्राष्ट्रवाद केवल वो उनको अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं था, बल्कि वो जो है उच्च कोटि के क्या हैं, अंतर्राष्ट्रवादी हैं। वो अंतर्राष्ट्रवाद को क्या देते हैं, महत्व देते हैं। उनका क्या विचार था, वो कहते थे ईश्वर धर्म को ऐसा बना दो कि मनुष्य और मनुष्य के मध्य किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना रहे। अतः वो विश्व सरकार की बात करते हैं, विश्वग्राम की बात करते हैं। एक विश्वग्राम होगा, एक विश्व सरकार होगी। इस चीज़ को उन्होंने क्या दिया, महत्व दिया कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, एक समाज का दूसरे समाज के साथ, एक जाति का दूसरी जाति के साथ, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्रों के साथ किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी भेदभाव क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रवाद, एक विश्व सरकार, एक विश्वग्राम को क्या दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। अतः वो विश्व संगठन में दो राष्ट्रों के मध्य जितने भी मतभेद हैं, कहते हैं कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ अगर भेद हो जाता है तो उस भेद को जो है पंच निर्णय के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा, पंचायत के द्वारा जो है मित्रतापूर्वक न्यायपूर्ण तरीके से जो है उन झगड़ों को क्या किया जा सकता है, निपटाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि उनके विचार क्या अंतर्राष्ट्रवाद को दर्शाते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम एक करेंगे, धर्म निरपेक्षता दृष्टिकोण। धर्म, सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता। सभी धर्म क्या हैं, समान हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्म क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। उन्होंने सभी धर्मों को महत्व दिया। इसके लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना पर, ब्रह्म समाज में सभी जाति, सभी धर्मों के वर्गों को महत्व दिया गया। अतः उन्होंने कहा कि एक सच्चा धर्म जो है, अगर हमने एक सच्चे धर्म की पालना करनी है तो वो पालना क्या है, ब्रह्म समाज। अतः ब्रह्म समाज के द्वारा उन्होंने भारत को क्या है, भारत को एक महान राष्ट्र बनाने की क्या करी, एक महान राष्ट्र बनाने की कोशिश करी इन्होंने,
कि ब्रह्म समाज को अगर सभी अपनाते हैं, सच्चे धर्म को सभी अपनाते हैं, तो भारत को जो है एक महान राष्ट्र बनाया जा सकता है। उनके धर्म के अंदर जितनी भी रूढ़ियाँ थी, जितने भी अंधविश्वास थे, उनको दूर करने का क्या किया इन्होंने, प्रयास किया। अतः उनके निम्नलिखित धर्म संबंधी जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित थी, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि धर्म तांत्रिक राज्य की अवधारणा को उन्होंने अस्वीकार किया और उनका विचार था कि धर्म को राजनीति के आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। सेकंड, धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कि धर्म के आधार पर हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। उन्होंने कहा सार्वभौमिक धर्म की धारणा पर बल दिया, सार्वभौमिक धर्म होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने धर्म के नाम पर जो आडंबर है, जो आडंबर बनाए हुए हैं मुल्लाओं ने, पंडितों ने, उन आडंबरों की क्या करी, आलोचना करी इन्होंने, उनका क्रिटिसिज्म किया। सॉरी। धार्मिक सहनशीलता के लिए उन्होंने युवाओं को भी क्या किया, महत्व दिया। उनकी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या, धर्महीनता नहीं था। अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षतावाद दृष्टिकोण को क्या दिया, धर्म दिया। यहाँ पर सभी धर्मों को मानने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, लिंग जाति के आधार पर किसी के साथ भेद। अतः अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत किसी भी धर्म को, सभी धर्मों को वो क्या देता है, महत्व देता है। सभी धर्मों को अपने अपने धर्म को मानने की, त्यागने की, उसका प्रचार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। अतः हमारे मौलिक अधिकारों में जो है धर्म संबंधी जो धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का क्या किया गया, वर्णन किया गया। अतः आज के समय में उनका ये विचार क्या है, सार्थक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।